दोस्तों, जीवन में अगर खुश रहना है, जीवन को अगर मस्ती में जीना है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आपको इंतज़ार बंद करना होगा। इंतज़ार किस बात का? कि मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। देखिए, खुशी जो होती है ना, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक स्थिति है। तो अपने मन को ट्रेन करिए कि जो कुछ आपके पास है, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है, तो उसी में आप खुश रहने का प्रयास करें। इस दुनिया में हर इंसान से बेहतर और हर इंसान से बुरी अवस्था में भी लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब हम लोगों को सिर्फ निर्देश देते चले जाते हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके मातहत जब आपकी बात नहीं मानते हैं, अपने मन का करते हैं, तो आधा विरोधाभास तो यहीं से स्टार्ट होता है और मन विषाद से भर जाता है। फिर कहासुनी शुरू हो जाती है। बेहतर होगा कि आप लोगों तक सिर्फ वही बात पहुँचाएँ जो ज़रूरी होगा। बाकी जो ज़रूरी नहीं है उसको छोड़िए, ये उनकी लाइफ है, उनको डिसाइड करने दीजिए। अगर आप बार बार दखलंदाजी करेंगे, चाहे आप अच्छे के लिए क्यों ना करें, तो आप ही विलेन बन जाएंगे। बार बार अगर आप किसी के हित के लिए उसको बार बार कहेंगे, आपके घर में कोई बच्चा है, उसे आप सुबह दोपहर शाम बार बार डांटेंगे, होमवर्क करो, पढ़ो, नहीं तो ये होगा वो होगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो बच्चा सिर्फ आपको ही नापसंद करेगा, बाकी के लोगों के साथ वो सामान्य रहेगा। तो सारी चीज़ों से दूर रहिए। और ये जो आप मानते हैं कि ये दुनिया मेरे मुताबिक चलेगी, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। दुनिया ना तो किसी के मुताबिक चली है, ना ही किसी के मुताबिक चलेगी। और एक बात और भी कि आप इतने शक्तिशाली कभी नहीं बन पाएंगे कि सारी दुनिया आपके हिसाब से चलने लगे, और आप इतने कमज़ोर भी कभी नहीं हैं कि अगर आप चाहें तो अपनी स्थिति, अपने विचार या अपने आप को आप बदल ना सकें। तो फ्रेंड्स, अगर इन बातों का आप ख्याल रखेंगे, निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज 3 सितंबर है, दिन शनिवार का है। एडेड जूनियर में रिजल्ट के बाद कैसे बनेगी मेरिट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडेड जूनियर में रिजल्ट की जो डेट है डिक्लेयर कर दी गई है। मैंने इसके बारे में कल ही आपको बता दिया था कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए जो रिजल्ट है वो 7 सितंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। ये नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सचिव के द्वारा यह नोटिस जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि 7 सितंबर को एडेड का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि पुराना जो रिज़ल्ट है उसको निरस्त करते हुए नया रिज़ल्ट आ जाएगा। तो एक नई उम्मीद बधी है सभी लोगों के साथ, जो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए थे, कि अब उनके साथ नया क्या होने जा रहा है। और ये भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था। कल जब मैंने बताया था ये बात आपको, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि सर इसके बाद क्या होगा, क्या ये फाइनल मेरिट होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनल मेरिट नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इस रिवाइज्ड रिज़ल्ट में जो लोग पास होंगे, पास होने की जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो परीक्षा हुई थी, तो असिस्टेंट टीचर की जो परीक्षा हुई थी, ये 150 अंकों की परीक्षा हुई थी। इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 65% अंक ले आना है, यानी कि 97 अंक। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, ये OBC, SC, ST वगैरह, उनको 90% अंक लाना है, यानी कि 60 अंक। तो जो लोग 97 अंक और 90 अंक प्राप्त करेंगे अपनी अपनी कैटेगरी के मुताबिक, उन लोगों का नाम जो रिवाइज रिजल्ट है उसकी सूची में रहेगा। यानी कि यह रिजल्ट सिर्फ ये बताएगा कि आपने कट ऑफ से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद इसकी एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, और जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें आपका एकेडमिक भी ऐड किया जाएगा। इसके लिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नियम है कि हाई स्कूल में मान लेते हैं कि आपका 60% था, ठीक है, तो 60% का 10% लिया जाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 6 अंक हाई स्कूल से बन गए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट, स्नातक और जो भी प्रशिक्षण आपका रहा हो, जैसे कि B.Ed का हो गया या फिर BTC का हो गया, तो जो परसेंटेज है सभी का 10-10% लेकर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि हाई स्कूल में आपका जो अंक है वो 60% है, तो 6 नंबर बनेगा। इंटर में 70% है, तो क्या बनेगा, 70 का 10/100, 7 नंबर बनेगा। इसी प्रकार से वाइस वर्सा। और जो आपकी परीक्षा हुई है उसमें जितने अंक, जितने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किए हैं, उसका 60% उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद सभी को जोड़ा जाएगा और तब जाके फाइनल मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। ये फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी फार्मूले पर जो है
जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जो है नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो यह पूरी प्रक्रिया है कि रिजल्ट के बाद क्या क्या होना है, किस प्रकार से आपकी नियुक्ति होगी। अक्टूबर नवंबर में 4 परीक्षाएं होने वाली हैं और ये परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? तो देखो फ्रेंड्स, एसएससी ने अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित परीक्षाओं का कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा होगी, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा होगी। 9 से 11 नवंबर तक दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 का पेपर है। और 14 से 16 नवंबर तक जूनियर इंजीनियर भर्ती होगी, मतलब जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा। और 17 और 18 नवंबर को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की परीक्षा होगी, जो कि कंप्यूटर पर आधारित रहेगी। तो 4 परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर में एसएससी के द्वारा आयोजित की जाएंगी। इसके बाद देखिए अगली खबर क्या है कि 1248 केंद्रीय विद्यालयों में 10,344 पद रिक्त हैं। तो 4 साल से भर्ती न होने के कारण देश विदेश में स्थित 1248 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक शिक्षकों के कुल स्वीकृत तकरीबन कितने 46,917 पदों में 10,334 22% पद जो हैं वर्तमान में खाली हैं। आरटीआई के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी धर्मेंद्र पटेल की ओर से 25 मई 2022 को दी गई सूचना के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक केंद्रीय विद्यालयों में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के कुल 36,573 शिक्षक जो थे ये कार्यरत थे। 1 साल पहले रिक्त पदों की संख्या 9,236 थी। एक अन्य आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में 1 दिसंबर 2020 तक शिक्षकों के कुल 7,470 पद रिक्त थे। तो इसी भी जो टीचर होते हैं रिटायर भी होते हैं, कुछ टीचर जो थे उनका निधन भी हो गया है। तो 4 साल से कोई भर्ती आई नहीं है, तो पदों की संख्या यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती न होने से उत्तर प्रदेश के युवाओं में भी निराशा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ वे अभ्यर्थी आवेदन कर पाते हैं। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो 31 मार्च 2022 को जो शिक्षकों की स्थिति है वो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें प्राइमरी के लिए 4,552 पद हैं, टीजीटी के लिए 3,850 पद, पीजीटी के 1,942 पद, कुल मिला के 10,344 पद यहाँ पर रिक्त हैं। और एपीओ भर्ती के बारे में हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 80% सीटें कैसे आरक्षित कर दी। तो कोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग से भी जवाब तलब किया है। 19 को यानी कि 19 सितंबर को इस पर नेक्स्ट हियरिंग होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा में 80% सीटें आरक्षित की जाने को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले में जरूरी जानकारी मुहैया कराने को कहा है। यही नहीं, कोर्ट ने याची को भी याचिका में मांगे गए अनुतोष में जरूरी संशोधन करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट याचिका पर 19 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एपीओ भर्ती परीक्षा में कुल जो है पदों की संख्या जो थी वो 44 थी, यानी कि कुल पद जो थे वो 44 पद थे। तो 44 में से 36 पद अलग अलग जाति वर्गों के लिए आरक्षित हो गए, 36 पद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुल मिला के जब सिर्फ यहाँ पर 10-12 पद बचे थे, 10 पद मान लीजिए, 8 पद, ठीक है, 8 पद ही सिर्फ बचे थे जो कि सामान्य के लिए थे। तो ओबीसी के लिए इसमें 21 पद थे, एससी के लिए 8, ओबीसी को इसमें 21 पद दे दिए गए, एससी को इसमें 8 पद दिए गए, एसटी को 3 पद दिए गए, ईडब्ल्यूएस को भी पद निर्धारित कर दिए गए। तो महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया। इस प्रकार 44 पदों की भर्ती में 80% से अधिक पद आरक्षित किए गए, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी भर्ती में 50% से अधिक पद जो होते हैं वो रिजर्व नहीं हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एपीओ की भर्ती के लिए 21 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। लिखित परीक्षा लखनऊ और प्रयागराज में हुई थी। इसमें 63,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 44 पद और 63,000 अभ्यर्थी आवेदक रहे। तो फिलहाल मामला कोर्ट में है। अगली सुनवाई जो है वो कब होनी है? 19 सितंबर को। और यहाँ पर देखिए ये कहानी आईएस फैक्ट्री से अफसरी का उत्पादन ठप। अमरनाथ झा यानी कि एएन झा हॉस्टल जो है आप उसकी हालत यहाँ पर देख सकते हैं।
तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। इमारत इसकी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। एक वक्त ये भी था जब एन झा हॉस्टल से लगभग हर कमरे से कोई न कोई एक छात्र प्रशासनिक अधिकारी बनकर निकलता था। अब यहाँ पर सिर्फ शोध करने वाले छात्र ही बचे हैं, बहुत कम संख्या है। और स्थिति आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इस हॉस्टल में रह चुके हैं। न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू, गैंग्स ऑफ वासेपुर के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया, भजन गायक अभिजीत घोषाल, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जैसी कई हस्तियां इस हॉस्टल में रह चुकी हैं। ये हॉस्टल गुहार कर रहा है जीर्णोद्धार के लिए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और मान्यता की नई शर्तों पर आपत्तियों की भरमार तो माध्यमिक शिक्षा परिषद को मिली हैं 800 से अधिक आपत्तियां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता के लिए जारी की गई नई शर्तों मानकों पर बड़ी संख्या में आपत्तियां आई हैं। सबसे बड़ी जो आपत्ति आई है वो इस बात पर लेकर है कि जो मानक तय किए गए हैं ज़मीन और बिल्डिंग को लेकर, उनमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये मानक आपने तय किए हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास ऐसा नहीं है, यानी कि नए विद्यालयों को मान्यता नहीं मिल पाएगी। शहरों में ज़मीन की बड़ी किल्लत होती है। तो यहाँ पर जो वित्तविहीन कॉलेज जो मान्यता के लिए जिन्होंने आवेदन किए थे तो उसके लिए आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थी वेबसाइट पर। लगभग 800 से अधिक आपत्तियाँ आई हैं। सर्वाधिक आपत्तियाँ इसी बात को लेकर हैं कि जो ज़मीन और बिल्डिंग का मानक है उसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े प्लाट की डिमांड यहाँ पर कर रहा है। और भाजपा जल्द दिलाएगी 17 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा। तो ये खबर अभी हाल ही में आई थी कि कोर्ट के द्वारा जो पिछली जो मतलब आप कहा जाए तो पिछली जो याचिकाएँ थी सब खारिज कर दी गई थी। और 2005 से ही भिन्न भिन्न जो सरकारें आई हैं वो कुल मिला के 17 जातियाँ हैं जिनको एससी में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई थी, लेकिन अब फिर से बीजेपी ने कहा है कि ये जो 17 जातियां हैं, लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन जातियों को एसटी सूची में डाला जाएगा। तो इसके लिए अब बाकायदा जो है एक कानून बनाया जाएगा। भाजपा सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने पर फैसला करने जा रही है। इसके लिए पूरी विधिक कार्रवाई नए सिरे से करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसके लिए विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर सकती है। इसके बाद सदन में प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर ये जो जातियां हैं, जो लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जातियां एसटी में शामिल हो जाएंगी, यूपी एससी में शामिल हो जाएंगी। यूपी में जो एससी जातियाँ हैं पहले से ही 75 हैं, इसमें 17 और ऐड हो जाएंगी। मतलब कुल मिला के कितनी जातियाँ हो जाएंगी? तो लगभग 82 जातियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, और इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। ये खबरें अगर आप पढ़ना चाहते हैं विस्तार में तो आप आइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको सारे क्लिप्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।